नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। और खबरदार की शुरुआत आज हम उन अद्भुत तस्वीरों से कर रहे हैं जिन्हें देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये वो तस्वीरें हैं। देश आज नौसेना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर नौसेना ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर अपने शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन किया। नौसेना के जांबाज जवानों ने अपने हैरतअंगेज करतब से वहां मौजूद लोगों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। तिरंगे के रंग में गेटवे ऑफ इंडिया का वैभव और भी खिलकर सामने आया। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने नौसैनिकों ने परेड की। नौसेना के हेलीकॉप्टर्स ने भी इस मौके पर शिरकत करके जश्न का रंग बढ़ा दिया। मुंबई पर गेटवे ऑफ इंडिया में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जिसे इसे कहा जाता है, उसका आयोजन इस वक्त चल रहा है। और ये तस्वीरें हमारी शक्ति, ताकत का सबूत दे रही हैं। अपने साहस से देश और दुनिया को नौसेना ने आगाह कराया है। इसके साथ ही आज ही के दिन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में नौसेना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये भारतीय नौसैनिकों की कामयाबी उपलब्धियों का जश्न है और नौसैनिकों के बलिदान को याद करने का दिन भी। 1971 में ही नौसेना ने पाकिस्तान के 3 जहाज को नष्ट कर दिया था और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। तिरंगे के रंग में रंग गया है गेटवे ऑफ इंडिया। Because the entire sequence will be executed without a single word of command. नेवी डे पर नौसेना की टुकड़ियों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और इस पल को यादगार बना दिया है। और खबरदार में अब हम पाकिस्तान पर आज हुए डिप्लोमेटिक डबल अटैक का विश्लेषण करेंगे। अमृतसर में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर चुन चुन कर हमले किए। शराफत की भाषा में पाकिस्तान की शैतानियों का दोनों ने जवाब दिया। We must demonstrate strong collective will to defeat terror networks. ये पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी की शरीफों की भाषा में दी गई वो चेतावनी है जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। ये बीजेपी की चुनावी रैली नहीं थी, न ही कोई सियासी स्पीच थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मंच था जिसके पीएम ने गरिमा रखी और इशारों की भाषा में पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। We must demonstrate strong collective will to defeat terror networks that cause bloodshed and spread fear. It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. कूटनीतिक मजबूरी के तहत जो हकीकत मोदी खुलकर नहीं बता सके, वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बेलाग अंदाज में बता दिया। Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund, Minister Aziz, could be very well used for containing extremism, because without peace, any amount of assistance will not meet the needs of our people. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने सीधी बात की। पाकिस्तान से दो टूक कहा कि वो एक तरफ विकास में सहयोग और दूसरी तरफ आतंक को संरक्षण देने को दो मुहा पन्ना दिखाए। अगर पाकिस्तान अमन चाहता है तो पहले दहशतगर्दी की अपनी दुकान बंद करे। As Mr. Kakasada, one of the key
figures in the Taliban movement recently said, if they did not have sanctuary in Pakistan, they would not last a month. We propose an Asian and international regime. Whatever is acceptable, particularly to our neighbor in Pakistan, to verify cross-frontier activities and terrorist operations. We do not want blame game, we want verification. आतंकवाद पर खड़ियाली आंसू बहाते पाकिस्तान की अफगानिस्तानी राष्ट्रपति ने पखिया उधेड़ी तो भारत के सहयोग को सलाम किया। India's support is impressive both in its scale and its system of delivery. India's assistance is state-to-state, aimed at improving people's lives and well-being. It is transparent and without strings attached. There are no hidden agreements and secret conditions. It is convergence of interests and values of two states inspired by the belief in cooperative advantage. आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में घेरा। कोशिश यही कि अफगानिस्तान के विकास के लिए जो संभव प्रयास हो किया जाएगा। ये एक तीर से दो शिकार वाली मोदी की कूटनीति कही जा सकती है। पाकिस्तान पर सीधे अटैक किए बिना उसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। अमृतसर में मोदी के सरताज अजीज से मुलाकात। मोदी मुस्कुराते हुए सरताज अजीज से मिले तो पाकिस्तानी मीडिया में इस खबर की धूम मच गई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने सरताज अजीज से नवाज शरीफ की खैरियत पूछी। मोदी ने पूछा, हार्ट सर्जरी के बाद शरीफ साहब की तबीयत कैसी है? इस पर सरताज अजीज ने कहा, वो ठीक हैं। उन्होंने आपको शुभकामनाएं भेजी हैं। अमृतसर में मोदी और गनी की टीम ने पाकिस्तान को कूटनीति के मुकाबले में पूरी तरह धो दिया। सरताज अजीज को साफ तौर पे नजर आएगा और उनके माध्यम से होपफुली पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई कि अभी समय आ गया है कि वो अपनी नीतियों को, अपने रवैये को बदली करे, नहीं तो दुनिया में वो कंप्लीटली अलग थलग फॉर ऑल टाइम्स टू कम हो जाएंगे। पाकिस्तान की डेलीगेशन दूसरे देशों में जाते हैं तो उनसे कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के लोग बाहर जाते हैं तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। शक की नज़र से उनको देखते हैं, उनको एक आतंकी की नज़र से देखते हैं। तो इसमें अगर बदलाव चाहते हैं तो उनको अपनी नीतियों को तो दोहराना पड़ेगा। भारतीय कूटनीतिक खेमे के दांव से ये साफ है कि पाकिस्तान से द्विपक्षीय बातचीत नहीं की जाएगी। शर्त एक ही है कि पाकिस्तान पहले भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रोके। इसलिए पाकिस्तानी खेमे को पहले ही ये जता दिया गया था कि वो भारत से बातचीत की उम्मीद न रखे। मीडिया में सरताज अजीज और अजीत डोभाल के बीच बातचीत की खबर भी सरगर्म रही, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। लेकिन कांग्रेस का पूछना है कि जब सरताज अजीज से बातचीत नहीं होना था तो उन्हें भारत बुलाया ही क्यों? तो भारत और पाकिस्तान आज भी पुराने मोड़ पर ही खड़े हैं, जबकि सीमा पर लगातार खून खराबा चल रहा है। ये तस्वीर बदलनी होगी। स्मिता शर्मा के साथ गौरव सावंत, अमृतसर, आज तक। अमृतसर में पाकिस्तान को भारत ने यह समझा दिया कि कूटनीति कैसे की जाती है। सरताज अजीज से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीज डोभाल नहीं मिले। साझा घोषणा पत्र में आतंकवादी संगठनों पर लगाने का ऐलान हुआ। कूटनीतिक मोर्चे पर हारते पाकिस्तान ने सम्मेलन खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत मांगी। अजीज ने यह भी कहा कि वो स्वर्ण मंदिर जाना चाहते हैं। उद्देश्य बिल्कुल साफ था, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना। दो पड़ोसियों की घेराबंदी से पाकिस्तान तिलमिला गया। मोदी और गनी के भाषण के बाद सरताज अजीज का बयान आया। अफगानिस्तान में हाल के दिनों में बढ़ते हिंसा के लिए सिर्फ एक देश को दोष देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारा एक मकसद होना चाहिए जिसमें संपूर्णता और समग्रता हो। इसके थोड़ी ही देर बाद भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बासित अली एक बार फिर कश्मीर का रोना लेकर बैठ गए। आज तक से खास बातचीत में बिना शर्त बातचीत की हिमायत करने वाले बासित अली फिर से पुराने ढर्रे पर आ गए और कश्मीर का मुद्दा उछाल दिया। मैं समझता हूं और बहुत से लोग
भारत में हमसे इत्तेफाक भी करते हैं और भारत की हुकूमत भी इत्तेफाक करती है कि बुनियादी जो मसला है जिसकी वजह से हमारे यहाँ खलीज है वो जम्मू और कश्मीर का मसला है। और मुझे इस बात पे इत्मीनान है कि भारत की सरकार भी, चाहे वो पुरानी हुकूमतें हों या अब की हुकूमत हो, वो इस बात को रिकग्नाइज करती है कि कश्मीर के मसले का हल ज़रूरी है। हम दोनों ममालिक के दरमियान जो भी ताल्लुकात हैं उसको ठीक करने के लिए हम सिर्फ बात की हद तक बात नहीं करना चाहते, गो उसकी भी अहमियत है, क्योंकि जब आप प्रोसेस में आते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो उससे माहौल अच्छा हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात को मीनिंगफुल बनाएं, नतीजा खेज बनाएं, ताकि कुछ उससे नताइज निकलें। तो हमेशा की तरह पाकिस्तान ने एक बार फिर ये भूल जाने की नौटंकी की है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का बीज उसी की आतंकी प्रयोगशाला में तैयार होता है। ऐसे में कश्मीर पर बात हो तो कैसे? चंद रोज पहले का ये ऑडियो पाकिस्तानियों को फिर से सुन लेना चाहिए, जिसमें बुरहान वानी के हाफिज सईद से बात हो रही है। पाकिस्तान की जमीन से भारत में आतंक के बारूद की सप्लाई का रोड मैप तैयार हो रहा है। हम आपके साथ खड़े हैं और बिल्कुल मुकम्मल जो भी आपको चाहिए आप हमें कहें, इंशाल्लाह ताला हम हर खिदमत के लिए हाजिर हैं और इंशाल्लाह मुकम्मल आपके साथ और हमेशा आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, अल्लाह ताला जल्द ये मकसद हमारा हमें अता फरमा दे और आमीन। ये दुश्मन की साजिशें अल्लाह ताला नाकाम कर दे। हम दुआएं करते हैं इंशाल्लाह और काम भी जो भी करना है इंशाल्लाह सब करेंगे अल्लाह के फजल से। इंशाल्लाह करेंगे, बस आप बुजुर्गों की दुआ होनी चाहिए। चलो आज तो हमारी तौबा कबूल हो गई कि हम नाचीज़ों को भी आपसे बात करने का मौका मिला। और सरहद पर पाकिस्तान की साजिश के तो कहने ही क्या, भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक भी पड़ोसी को शराफत नहीं दिखा सकी। पाकिस्तान के अंधाधुंध फायरिंग में मरते हमारे जवानों की यह आखिरी विदाई और उनके परिजनों का ये विलाप हम कैसे भूल सकते हैं, और कैसे पाकिस्तान से बातचीत शुरू हो सकती है। और अब तो पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ भी आते ही भारत के लिए धमकी भरा लहजा इस्तेमाल कर रहा है। बातचीत करनी है, रिश्ता सुधारना है तो पहले पाकिस्तान को अपनी साजिशों से भरी सोच से तौबा करना होगा। अमृतसर से स्मिता शर्मा और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का आरोप है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया, उनके साथ बदसलूकी की गई जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन तस्वीरें साफ बता रही हैं कि सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें सुरक्षा का हवाला देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने की उनसे गुजारिश की थी। Somebody is going to have a this कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, कॉन्फ्रेंस नहीं, दिस इज नॉट ए कॉन्फ्रेंस। नहीं कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे ना, आपके प्रोग्राम में कोई सिर्फ मिलना है, सलाम दुआ करनी है। आई कैन हेल्प यू मैन। आई जस्ट वांट टू टॉक टू द पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। आई नो nobody can stop me from Pakistani journalists. No. That is very clear. Okay, sir. These are my people. I can meet them anytime. Sure, sir. Now you please can go there. Sure. I want to meet you. Okay, it is as simple as that. बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, रुख अगली खबर का। आज संडे है, लेकिन जेब खाली हो तो संडे फंडे नहीं रह जाता। देश के तमाम हिस्सों से आज भी पैसे के लिए मारामारी की खबरें आईं। लोग छुट्टी के दिन भी बैंक्स और एटीएम्स की कतार में खड़े दिखाई दिए। जेब में पैसे ना हो तो रविवार का दिन भी कितना दर्द देता है, इसकी बानगी देखिए। कतार में खड़े ये वो दिल्ली वाले हैं जिनके दिलों में एक ही हसरत बसती है, किसी तरह ये कतार छोटी हो, नंबर आए और नकद नारायण के साक्षात दर्शन हो जाए। आपको एटीएम के बाहर की तस्वीर दिखाते हैं। मेरे ठीक इस तरफ आप बैंक ऑफ इंडिया के बाहर ये लंबी कतार देख रहे हैं। लोग रात भर से ही यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं और रात को 2 बजे भी हम यहाँ पर आए थे। लोग इसी तरह से यहाँ से कैश निकाल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ समस्या ये है कि इसके ठीक बगल में कोटक महिंद्रा बैंक है जिसका एटीएम पिछले कई दिनों से बंद है। उसके और नज़दीक आप जाएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर का बैंक है जिसका एटीएम काम नहीं कर रहा है। और यही समस्या यहाँ कनॉट प्लेस में कई
एटीएम में दिखाई दे रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हम लोग इस समय मौजूद हैं। आज रविवार का दिन है। एटीएम जो यहाँ पर है आईसीआईसी बैंक का, ये यहाँ पर काम कर रहा है। इसके अंदर चूंकि 5 एटीएम है, लेकिन आज के दिन सिर्फ 2 ही एटीएम काम कर रहे हैं। पीछे की आप इसके नतीजे में आप तस्वीर देख सकते हैं कि जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये जो लाइन है वो और ज्यादा लंबी होती जा रही है। अगर अच्छा हो रहा है देश का तो फिर तो ठीक है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है इसके बाद, एक बंदा देश का थोड़ी अकेला अच्छा कर सकेगा, इसलिए थोड़ा तो कोऑपरेट करना चाहिए हमें। ये दिल्ली वालों का दर्द कैश है जो आपने देखा, लेकिन दिल्ली सरकार का दर्द तो और भी गंभीर है। दिल्ली सरकार की माने तो नोटबंदी की मार टैक्स कलेक्शन पर पड़ी है और सरकार के पास सैलरी देने लायक पैसे भी नहीं है। सारी तरफ से ये बता रहे हैं जी, व्यापार 50% से नीचे चला गया एक झटके में। अब अगर व्यापार 50% से नीचे चला गया तो टैक्स तो कलेक्शन अपने आप कम जाएगा। दिल्ली सरकार को हर महीने 3000 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। अगर 1500 करोड़ रुपए मिले तो लोगों की तनख्वाह ही नहीं मिलेगी ठीक से, बाकी प्रोजेक्ट तो कैसे चलेंगे। पिछले 7-7.5 महीनों में जो भी टैक्स कलेक्शन हुई है उसकी एक जांच करके और रिपोर्ट जारी की जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि अपनी विफलताएं काम कोई कर नहीं रही है सरकार। जैसे पहले बहाने करती रही है कि किए हुए वायदे पूरे नहीं करने हैं, लेकिन किसी न किसी पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है। वैसे बीजेपी की बहुमत वाले दिल्ली नगर निगमों को नोटबंदी खूब रासा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर तीनों निगमों ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। नोटबंदी को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने भी अब टैक्स कलेक्शन का मुद्दा उठाया है, जिसकी वजह से सरकार को एम्प्लॉइज को सैलरी देने में मुश्किलात आ रही है। इससे साफ लगता है कि फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीति थमने वाली नहीं है। दिल्ली के ही एक इलाके में नकदी देने वाली एटीएम मशीन को फूल मालाएं चढ़ाई जा रही। अब जरा चंडीगढ़ में नकदी के चक्कर का हाल देखिए। संडे की ये कतार अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। आज संडे है, आराम का दिन है, लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। आराम के दिन जहां उनको घर में आराम करना चाहिए था, आज वो एटीएम के बाहर लाइंस में लगे हुए हैं। ज्यादातर एटीएम्स चंडीगढ़ के बंद पड़े हैं, लेकिन कुछ एक एटीएम्स हैं वो खुले हैं। लंबी लाइनें सुबह से लगी हुई हैं, लोग परेशानी झेल रहे हैं। बावजूद इसके कि आज संडे है, लेकिन इनके लिए कोई फंडे नहीं। ये लोग लाइन में लगकर एटीएम्स के बाहर 2000 रुपए की जो विड्रॉल है उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। पटना वाले थोड़े खुशकिस्मत हैं, वहां नोटों की कतार अब छोटी होने लगी है। नोटबंदी के बाद जहां आम लोगों की जिंदगी पहले कुछ दिन लंबी लंबी कतारों में ही गुजर गई, उसके बाद पटना की अगर बात करें तो धीरे धीरे हालात यहां पर अब सामान्य हो गए हैं। लेकिन अभी भी कैसे कई एटीएम्स और बैंक्स हैं जहां के हालात शायद कभी खुशी कभी गम वाले हैं। यहाँ इस वक्त हम पाटलिपुत्रा कॉलोनी में हैं और यहाँ पर देख सकते हैं SBI के यहाँ 3-3 एटीएम सेंटर्स हैं, 3-3 मशीनें हैं। यहाँ पर भरपूर मात्रा में पैसा है। यहाँ पर ये राहत पूरे देश में कब नजर आएगी, इसी का अब इंतजार है। आज तक ब्यूरो खबरदार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महेश शाह, इस नाम की चर्चा अब हिंदुस्तान के गली कूचों में हो रही है। महेश शाह काले धन के कुबेरों के बीच सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा। ऐसा खिलाड़ी जिसने खुद ऐलान किया कि उसके पास 13,000 करोड़ से ज्यादा की अकूत दौलत। महेश शाह ने ऐलान तो कर दिया, मगर टैक्स की पहली ही किश्त चुकाने से पहले वो गायब हो गया और जब सामने आया तो हंगामा मच गया। खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी। काले धन का सबसे बड़ा खिलाड़ी, जिसने खेला काले धन का बहुत बड़ा खेल। 13,860 करोड़ का धन कुबेर। शाह के खजाने में कहां से आई 13,860 करोड़ की दौलत? कैमरे की चकाचौंध के बीच संभल कर निकलते हुए बेहद सामान्य सी शक्ल वाले इस आदमी के एक ऐलान ने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया।
इस शख्स ने खुद ऐलान किया कि इसके पास 1, 2, 4, 10, 20, 50, 100 करोड़ नहीं, पूरे 13,860 करोड़ की दौलत है और इस दौलत को वो सरकार के इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम के तहत जमा कराना चाहते थे। महेश शाह नाम के इस प्रॉपर्टी डीलर ने अहमदाबाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर अपने काले धन की सूचना दी थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि महेश शाह ने इस काले धन के डिक्लेरेशन के लिए 30 सितंबर की तारीख चुनी। आईडीएस स्कीम के तहत जो काला धन बताने की अंतिम तारीख थी। जब आईडीएस की स्कीम आई तो उनका बॉम्बे से फ़ोन आया कि मुझे आईडीएस की स्कीम समझाओ क्या है। तो आई मेड हिम अंडरस्टैंड। देन ही केम अराउंड फ्रॉम बॉम्बे कि मुझे इतना डिक्लेयर करना है। ओके, आई टुक हिम टू द कमिश्नर। कमिश्नर ने उनको गाइड किया। उसने अपनी सीक्रेसी की बात की कि मेरा नाम जाहिर नहीं होना चाहिए, मेरे फैमिली की सिक्योरिटी की बात की। कमिश्नर एश्योर्ड हिम ऑफ एवरीथिंग and as he had disclosed cash, the commissioner also assured him of the logistics कि भाई इसको मूव करना है, कहाँ से ले आना है, क्या करना है। तो ये हमने डिक्लेयर की स्कीम और 30 तारीख को फॉर्म भरा रात को, सितंबर को लास्ट डेट था। उसके बाद 14th को they issued a form that they've approved this, they've accepted this and they've approved this form. So हमको ये फॉर्म दे दिया। इस योजना के तहत अघोषित आय पर टैक्स चुकाने के बाद आय की स्वैच्छिक घोषणा करने वाले पर आयकर विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होनी थी। यही महेश से चूक हो गई। उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए अघोषित आय की जानकारी आयकर विभाग को दी तो सही, पर टैक्स चुकाए बिना। शाह को इसके तहत 4 किश्तों में 45% टैक्स भरना था। 30 नवंबर से पहले शाह को इसका पहला 25% यानी 1560 करोड़ रुपए जमा करना था, लेकिन अचानक मियाद खत्म होने से पहले इनकम टैक्स विभाग ने 28 नवंबर को ही पूरा डिस्क्लोजर रद्द करके 29 और 30 नवंबर को शाह और इनके सीए तहमूल सेठना के ठिकानों पर छापा मार दिया। मेरे पास तो जो मेरा साथ सब कुछ मैंने जो सर्च किया उन्होंने मेरे पास वहाँ, उसमें मेरे वहाँ ऑफिस में से थोड़े पेपर ले गए यहाँ से जो उनको लगा कि उनको काम आएंगे। सो वो पेपर ले गए मेरे ऑफिस से, बट नथिंग डूइंग विथ महेश शाह, नथिंग लाइक दैट। मेरे घर से भी ऐसा कुछ नहीं मिला। मेरे पास जितने पेपर थे उनके वो मैंने पूरे इनकम टैक्स को दे दिए हैं उनको, और जितनी इन्फॉर्मेशन भी मैं जानता था जहाँ जाते उसकी पूरी पूछपरछ मेरे साथ किए। बहुत लंबा विस्तार से बता सकते हैं। मगर आईटी विभाग के हाथ कुछ नहीं लगा। अलबत्ता महेश शाह गायब हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ खाली थे। वो महेश शाह की जीतोड़ तलाश कर रहे थे। अचानक एक टीवी स्टूडियो में शाह अवतरित हुए। कुछ मिनटों में ही आयकर की टीम स्टूडियो में थी और धन कुबेर महेश शाह उनके हिरासत में। परिवार कह रहा है कि उन्हें भी नहीं मालूम था कि शाह कहां थे। आदमी अपनी फैमिली को रख के घर बार छोड़ के कोई लापता होता नहीं है कभी, बराबर। यानी वो लापता नहीं है, कहाँ है मुझे नहीं पता। अभी वो आएंगे तो आप उनसे सवाल कर लीजिएगा। कांटेक्ट किया आपको या आपकी मदर को? हम लोगों को किसी को कोई कांटेक्ट ही नहीं है। महेश शाह को इनकम टैक्स विभाग ने हिरासत में लिया तो महेश शाह ने कहा कि उनके पास जो पैसा है वो उनका नहीं बल्कि राजनीतिक हस्तियों का, कारोबारियों का और अफसरों का है। वो सब बताएंगे। मगर इनकम टैक्स के अधिकारियों को महेश शाह का ये बयान खलबली की तरह सामने आया। जाहिर सी बात है, अगर महेश शाह की बातें सच हैं तो नेताओं, अफसरों और कारोबारियों की धुकधुकी बढ़ गई होगी। 13,860 करोड़ अघोषित आय में घोषित करने वाले महेश शाह एक साधारण सा व्यापारी है। महेश शाह ने खुद ये माना है कि उसने कमीशन बेस में आईडीएस के स्कीम के तहत इतनी बड़ी राशि घोषित की थी। वैसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, तो आखिरकार महेश शाह किसका मुखौटा है? कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गंगर, अहमदाबाद, आज तक। अब सवाल यह है कि महेश शाह की बातें अगर सच हैं तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने महेश शाह को इतनी सारी दौलत दी, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि इतनी सारी दौलत महेश शाह ने आखिर ली क्यों
और अगर उसने ये दौलत अपने पास रखी भी तो फिर उसे जाहिर क्यों किया, और अगर जाहिर किया तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचकर भागा क्यों? तमाम सवालों के अब जवाब देखिए। किस्मत के सितारे बुलंद हों तो पेट के बल पड़ी कंपनी भी मुनाफा कूट देती है। कैक्टस जैसी किस्मत भी गुलाब हो जाती है और घर में टकसाल खुल जाती है। ऐसे ही टकसाल की घोषणा महेश शाह ने की थी, जिस घोषणा ने हर आमो खास के चेहरे की रंगा तोड़ा के रख दी थी। अब महेश शाह भले ही ये कह रहे हों कि उन्होंने जो दौलत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताई वो उनकी नहीं बल्कि नेताओं, कारोबारियों और अफसरों की है, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर महेश शाह काले धन के कारोबारियों के पनाहगार क्यों बने? जवाब इनकम टैक्स के अधिकारियों को महेश शाह ने खुद दिया। शाह ने दलील दी, मान लो आपके पास 100 रुपए काला धन है, उसमें से 50 रुपए देकर कोई कहे कि इन्हें चलाओ, तुम्हें इसके एवज में 2 रुपए दूंगा, तो क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? मैंने भी यही किया। He has just replied to our questions relating to the search. That's about all. मतलब ये कि महेश शाह ने 2% के लालच के लिए पैसा अपने पास रखा। 13,860 करोड़ रुपए सफेद करने के बदले 2% महेश शर्मा को मिलता। 13,860 करोड़ का 2% यानी 270 करोड़ रुपए। इन्हीं 270 करोड़ के चक्कर में महेश शाह ने यह दौलत अपने पास रखी। मगर ये आंकड़े महेश शाह की जुबानी है। क्या महेश शाह इतने अनजान थे कि उन्हें मालूम नहीं था कि वो बुरी तरह फंस सकते हैं? बात उलझती जा रही है। बहरहाल महेश शाह का ये बयान सच है या फसाना, ये फिलहाल जांच का विषय है। दूसरा सवाल ये उठता है कि महेश शाह ने कहा कि उनके पास जो दौलत है वो उनकी नहीं है, नेताओं की, कारोबारियों की और अफसरों की है। तो सवाल ये है कि वो नेता, वो अफसर और वो अधिकारी कौन है जो सरकारी तंत्र का हिस्सा होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में घुन लगा रहे थे? तीसरा सवाल ये है कि जब सब कुछ प्री प्लान था कि पैसा काले से सफेद किया जाएगा, फिर ऐसा क्या हुआ कि महेश शाह अपने प्लान से पलट गए? इनकम टैक्स के अधिकारियों को जो जवाब महेश शाह ने दिया वो आप भी देखिए। मेरे साथ जो लोग थे सब पीछे हट गए और मैं बदनाम हो गया। मेरे परिवार को भी इन लोगों से खतरा है। सूत्रों की माने तो महेश शाह ने इनकम टैक्स अधिकारियों को बताया है कि जिनकी दौलत 2% पाने के लालच में उन्होंने अपने पास रखी वो उनके बेहद करीबी और खास है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि काले धन के कुबेरों ने महेश शाह को ही दौलत रखने के लिए क्यों चुना? अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। महेश शाह के मामले में सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है। खुलासा ये कि महेश शाह के पास आखिर इतनी सारी दौलत कहां से आई और ये दौलत किसकी है, ये तो खैर जांच के बाद पता चल ही जाएगा। मगर आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये महेश शाह है कौन। नोटबंदी पर देश में मचे हाहाकार के बीच महेश शाह सनसनी की तरह सामने आए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 13,860 करोड़ की दौलत का ऐलान करने वाले महेश शाह सिर्फ 11वीं तक पढ़े हैं। भले ही महेश शाह की पढ़ाई बेहद कम रही हो, मगर महेश शाह का दिमाग खूब चलता था और इसी दिमाग के चलते महेश शाह प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में उतर गए। महेश शाह पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर है। जमीनें खरीदना और बेचना महेश शाह का मुख्य पेशा है, मगर प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के अलावा महेश शाह का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी बिजनेस है। महेश शाह की एक खासियत थी कि वो सस्ती जमीनों का सौदा नहीं करते थे। महेश शाह की डील हमेशा करोड़ों में होती थी। ये अलग बात थी कि महेश को जानने वाले उन पर पूरा भरोसा करते थे। So I had no reason to doubt his credentials इस बारे में। Though he was very simple, but I had no credentials। डाउट करने की कोई जरूर नहीं थी उसके ऊपर। और सामने से जो आता है व्यक्ति जिसको हम समझाते हैं कि ये डायमेंशन इतने बड़े हैं, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है, क्या हो सकते हैं, हम समझाते, तो फिर हमको कोई रीजन नहीं होता है कि भाई डाउट करे कि भाई इसके पास है कि नहीं पैसा। जानकर हैरान रह जाएंगे कि महेश शाह
करोड़ों की प्रॉपर्टी भले ही खरीदते बेचते थे, मगर वो खुद अहमदाबाद के जोधपुर एरिया में रहते हैं। जोधपुर एरिया में महेश शाह का 250 स्क्वायर यार्ड का फ्लैट है। इसके अलावा अहमदाबाद, मुंबई, यूएस और मिडिल ईस्ट में महेश शाह के ऑफिस हैं। 13,000 करोड़ से भी ज्यादा अघोषित आय में डिक्लेयर करने वाले महेश शाह इसी अहमदाबाद के मंगलजोत फ्लैट में रहते हैं। इसी बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पे उनका घर है। हालांकि घर बहुत ही मामूली सा हम कह सकते हैं। उनका जो फ्लैट है वो करीब 3 BHK का ये फ्लैट है। जानकार बताते हैं कि महेश शाह को ब्रांडेड कपड़े और महंगी घड़ी का शौक है। मुंबई में वो हाई प्रोफाइल लोगों के बीच रहते थे, हाई प्रोफाइल पार्टियों में शरीक होते थे, बिजनेस को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनाते थे। बहुत संभव है कि इसीलिए महेश शाह ने कहा कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। महेश शाह के घर में पत्नी, बेटा और बेटी है। महेश शाह की पत्नी को कैंसर है। महेश शाह का बेटा मोनितेश भी पिता की तरह ही लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन है। ये महेश शाह के बेटे मोनितेश की ही तस्वीरें हैं। देखिए, हाथ में पिस्टल और चेहरे पर रुआब। मतलब ये कि महेश शाह भले ही खुद को बेकसूर बता रहे हों, मगर उनके कामकाज और व्यवहार संदिग्ध नजर आता है। फिलहाल महेश शाह इनकम टैक्स विभाग की कस्टडी से आजाद है, मगर एजेंसियों की नजर उनकी हर हरकत पर लगातार बनी हुई है। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। आपने काले धन को सफेद करने वाले धन कुबेर की कहानी तो देख ली, और आइए अब हम आपको एक ऐसा खेल दिखाते हैं जिसमें काले धन को सफेद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही नोटबंदी करके काले धन के कुबेरों पर लगाम कसने की बात की, कोशिश की, मगर देखिए कैसे काले धन को सफेद करने का जुगाड़ भी ढूंढ लिया गया है। घोषणा की 15 दिन के भीतर भीतर योजना को लागू किया और आज 1.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज गरीबों को विष चक्र से मुक्ति की आजादी का पर्व मैं मना रहा हूं। जनधन योजना की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे देश के आम आदमी का भाग्य बदलने वाली योजना बताई। जनधन के खाते हैं, जनधन के भी वो तो सब एग्रीकल्चर के जो किसान है, तो अपने पास ऐसे कितने अकाउंट होंगे, चाहे जनधन के हों चाहे किसानों के हों, जिनके थ्रू हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। 850 कितने करवाए थे? 8,500 25 करोड़ आप हमें अप्रैल 2017 में लौटाएंगे। अप्रैल महीने 2 महीने में पूरा कर देंगे आप। सुना आपने, मतलब ये कि जनधन खाते में काले धन को सफेद करने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने जनधन खाते वालों के लिए एक बड़ा ऐलान फिर से किया। मुझे बताइए, ये जनधन अकाउंट वाले जितने हैं, ये अपने पैसे जो बैंक में आए हैं किसी के, उसको रखे रखोगे कि नहीं रखे रखोगे? कोई कितना ही दबाव डालोगे, उठाओगे नहीं ना? अगर आपने रखे रखा तो मैं कोई रास्ता खोजूंगा। काले धन के जुगाड़ मैकेनिक सिर्फ जनधन खाते का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि मंदिरों में भी इनका जाल फैला हुआ है। कहते हैं वृंदावन की इन गलियों में श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर राधा नाचा करती थी। लेकिन आस्था के इस नगरी में आजकल काले धन को सफेद करने का नाच चल रहा है। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के पास एक और मंदिर है, वृंदावन बिहारी मंदिर। इस मंदिर के पंडित और पुजारी काले धन के जुगाड़ मैकेनिक बने बैठे हैं।